हाँ भाई, शीट में कुछ क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, क्यों बन गए हैं? कोई डाउट है उसमें? नहीं है? आगे बढ़े। सुनो देखो बच्चा, ये सब तो सवाल बना ही लिए थे हम लोग, मॉड्यूल बनाए, मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ये, अच्छा ठीक। ये सब हो गया था ना आखिरी वाली क्लास में, समझ आया था? हाँ भाई, 3 क्वेश्चन थे, तीनों करा दिए थे। हाँ, घर जाके लगाए थे तुम कि ऐसे ही बस केवल? साहब तो ठीक ही है। चलो देखो, हाँ भाई देखो क्या रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ f, अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ, अच्छा ये तब तो हो चुका है? ये कौन सी फाइल खुली है? हाँ यहाँ से है, ये लगाए थे। An object is placed at distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be. बोलो, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे, आंसर आया था? क्या आया था? कहाँ, टुवर्ड्स और अवे? अवे। चलो आओ देखो क्या था, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा इस सवाल के साथ। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ये अपने पास एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है तुमको 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है और कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। रखा कहाँ है पहले? 40 सेंटीमीटर पे। यहां से 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इसको यहां से आप उठा के कितना आगे चलाते हो, 20 सेंटीमीटर ना? अरे भाई इसको यहां से 20 सेंटीमीटर लेके गए ना, 20 सेंटीमीटर, तो कहा पूछा गया टुवर्ड्स द मिरर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। इमेज कितना डिस्प्लेस हो जाएगी? तो कैसे निकालेंगे इमेज का डिस्प्लेसमेंट? पहले का भी निकालो, दूसरे का भी निकालो, माइनस कर दो, ठीक है ना? तो क्या निकाले पहले का भी, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u का वैल्यू कितना है? -40। v का ज्ञान है नहीं और फोकस है अपने पास -15, तो 1/v बराबर -1/15 प्लस 1/40। एलसीएम कितना हो गया भैया? 15 और 40 का 120, तो ये 8 बार चला जाएगा। हाँ तो यहाँ हो जाएगा -8 और +3, तो 8 में से 3 गया तो कितना, 5। तो v बराबर कितना, -120/5, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24, ठीक है ना? सेम एस क्या v2 निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? दोनों घटा दो, आ जाएगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब देखो, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब मजा आएगा आपको, थोड़ा समझने में भी ठीक है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा खत्म होगा, और है बहुत आसान। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम था स्नेल। तो उसने एक लॉ दिया और नाम रखा गया क्या भाई साहब? स्नेल्स लॉ, ठीक है ना? एक लॉ दिया और लॉ का नाम रखा स्नेल्स लॉ, खुद ही उसका नाम था तो रख लिया, ठीक है ना? पता है ये बंदा, इसकी स्टोरी है स्नेल की कि ये 6 साल तक एक ही क्लास में फेल हुआ था। हाँ, एक ही क्लास में पढ़ा था बस। और क्यों पढ़ा था? उसकी उसकी जो उसके जो लिखने का तरीका था, वो लिखता था जो मिरर में दिखता था। जैसे उल्टा लिखते हैं ना, तो उसकी आदत ऐसी सेट हो गई थी कि वो उल्टा लिखता था, और मिरर में उल्टा, तो अब कहता था देखना तो सीधा करके देखना, तो मिरर में करके देखो। ऐसा खुरापाती टाइप था, करते 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 स्नेल्स लॉ दे दिया इसने। तो ऐसे थे लोग, समझे ना? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है
कि अगर मान लो हम कहें कि दो मीडियम है, एक है आपके पास मीडियम 1 और एक इंटरफेस है और उसके नीचे है मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। हम कह रहे हैं एक बीम आ रही है ऐसे मीडियम 1 की इंटरफेस पे गिर रही है, आप यहां से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल बेंड हो जाती है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात जानते हो? ये सब तो जानते ही होगे ना? चाय लेके आते हो क्या अभी नीचे से? स्नेल्स लॉ, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो अरे चुप जाओ, चलो ठीक है। यहाँ मीडियम 1 में रफ्तार है v1, वेवलेंथ है λ1, फ्रीक्वेंसी है f1, यहाँ v2, यहाँ λ2 और यहाँ f2। इन तीनों में क्या सेम रहेगा? क्या सेम रहेगा भैया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या मीडियम पे डिपेंड करती है? नो सर। तो f1 बराबर f2। f1 क्या होता है? v लैम्डा होता है, f इक्वल्स टू v लैम्डा होता है ना। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे? v1 λ1 और फिर क्या लिख सकते हो? v2 λ2। क्लियर है क्या? तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या भाई? हाँ, λ2 अपॉन λ1। ठीक है, λ2 अपॉन λ1, ये बात तो जानते ही हो। हाँ, अरे क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड। यही फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। अरे टैलेंटेड लोग, पूरा वेव्स पढ़ाए हैं और खाली इसी पर चला है, v बाई लैम्डा पे ही पूरा फॉर्मूला चला है। गादा दास, तुम लोग ना पढ़ो मत ढंग से। F1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? v1 बाई λ1 इक्वल्स टू v2 बाई λ2। एकदम बोले जा रहे हैं एकदम भौकाल में। तो v1 अपॉन v2 बराबर क्या? λ1 अपॉन λ2। अरे क्लियर है? अब सुनिएगा, एक टर्म होता है डेंसिटी, नाम सुने हो? नाम सुने हो? डेंसिटी का नाम सुने हो? क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना? वैसे ही एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रही है, तो मीडियम 2 मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है या कितना रेयरर है, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वो लाइट को ज्यादा बेंड कराता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वो लाइट को कम बेंड कराता है। उसी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने एक नया नाम रखा जिसका नाम रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम रखा भाई साहब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे आसपास सबसे ज्यादा अवेलेबल स्पेस जो है वो या तो एयर है या तो वैक्यूम है, यही तो है। तो हमने सोचा एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता चल जाए तो हम अदर मीडियम्स का कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो एक टर्म बनाया गया ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, एक टर्म बनाया गया जिसको कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा गया भाई साहब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो पहला टर्म बनाया गया उसको कहा गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या भाई साहब? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनना ध्यान से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां थी दीदी? हाँ, नींद नहीं खुला है? हाँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका है कि लाइट यहां कहां से कहां जा रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2। तो उसको लिखा जाता है ऐसे 1 म्यू 2। क्या लिखा जाता है? 1 म्यू 2। कहीं ऐसे भी लिखा जाता है 1 एन 2। ठीक है ना? 1 म्यू 2 या 1 एन 2। ठीक, ये जो होता है ये बराबर होता है v1 अपॉन v2 के, या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। v1 क्या है? v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लैम्डा 1 क्या है? वेवलेंथ इन मीडियम 1 और वेवलेंथ इन मीडियम 2। और इन सब के दौर में कौन कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। एक और टर्म होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं भाई साहब?
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जब आप पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब हाँ बोलो, फ्रीक्वेंसी एफ लिखे हैं भाई, एफ लिखे हैं भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सोचो, सुनो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। उसको ऐसे लिखा जाता है ए म्यू एम। क्या लिखा जाएगा? ए म्यू एम। लिखने का तरीका है क्या भाई साहब? ए म्यू एम, मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से मीडियम, एयर से मीडियम। और इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? सी। तो क्या सी बाई वी लिख लें? और इसी को क्या लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम लिख सकते हैं? बोले क्या यहां तक बात क्लियर है? दो टर्म्स क्लियर है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलें आगे बढ़ा रहे। सुनिएगा, इसके बाद कहानी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने यह कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इंटरफेस, ये सब एक ही प्लेन में होंगे। ये बात तो समझ आती है। ऐसा तो होगा नहीं कि लाइट इधर से आ रही है और रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गई, इसी बोर्ड के ही प्लेन में तो रहेगी। और दूसरा लॉ उसने कहा कि अगर इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है, तो इंटरफेस पर आ जाना, इंटरफेस पर मीडियम 1 में कितना एंगल बन रहा है? आई। मीडियम 2 में, पक्का ना? तो स्नेल ने कहा कि अगर मान लो हम कहें कि हमारे पास n मीडियम्स है। कितने मीडियम्स है? n। ये अपने पास मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3, ये मीडियम 4, ठीक है ना। और अगला कोई मीडियम है, अगर ये मान लो ये मीडियम जहां ये बाहर निकला, ये मीडियम 5। तो अगर एक रे यहां पे पड़ रही है तो यहाँ पे कितना एंगल बना रही? आई। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई तो यहाँ क्या बनाई? आर। R1 मानो, यहाँ पे क्या होगा? R2, R1, दोनों सेम ही होंगे ना? अरे अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो ये R1 तो ये भी R1, फिर ये हो गया R2, तो ये भी क्या होगा? R2। फिर लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये अपने पास इधर R3, तो इधर भी R3, फिर यहाँ बाहर निकला कुछ R4 से, ठीक है ना। ये सब ऐसे कहानी है। समझने के लिए उसने क्या कहा कि जिस भी मीडियम में हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है ना। यहां देखो μ1, और इसमें एंगल कितना बन रहा है? आई। तो इसका साइन आई हमेशा बराबर होगा, इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 इंटू साइन आर के। समझ आया? अगर कोई और μ3 होता, वहां आर डैश एंगल बन रहा होता, तो हम लिख देते बराबर μ3 साइन आर डैश। समझ आया? पक्का ना? तो इनका बेसिक कंक्लूजन ये था कि स्नेल का जो बेसिक लॉ था ये था कि म्यू साइन थीटा जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अरे क्लियर है? म्यू साइन थीटा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और थीटा को बोलते हैं एंगल मेड बाय द रे एट इंटरफेस फ्रॉम नॉर्मल। क्या भैया? थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द रे एट इंटरफेस फ्रॉम नॉर्मल। समझे ना? बस इतनी सी बात है। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ? देखो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? μ2 अपॉन μ1 बराबर क्या? साइन आई बाई साइन आर। लिख सकते हो ना? अरे क्लियर है? इसी μ2 अपॉन μ1 को लिखने का तरीका होता है 1μ2। क्या तरीका होता है? 1μ2 दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। 1μ2 बराबर कितना? साइन आई बाई साइन आर। अच्छा, 1μ2 बराबर क्या पढ़े हो अभी? वेलोसिटी इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी इन मीडियम 2, या वेवलेंथ इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम 2। पढ़े हो ना? क्लियर है? तो अब तुमको ये पता चला कि 1μ2 को μ2 अपॉन μ1 क्यों लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना, हम n नहीं यूज करेंगे। अगर कहीं सवाल में n दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो भी म्यू ही है, ठीक है। पूरे ऑप्टिक्स में कहीं n दिखे तो n का मतलब क्या है? म्यू, ठीक है ना। तो 1μ2 को अपन क्या लिखते हैं? μ2 अपॉन म्यू, μ2 अपॉन म्यू। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मान लो हम तुमसे एक सवाल पूछे, बहुत सिंपल, कि ये मेरे पास इंटरफेस है, ठीक है ना। यहां पर एक रे पड़ रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने एंगल पर? 30 डिग्री, या इसको मान लो 60 डिग्री पर।
कितने एंगल पे पड़ रही है भाई साहब? 60 डिग्री पे। यहां पर एयर में रफ्तार, इस मीडियम में रफ्तार है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 में रफ्तार है अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 की जगह 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है? और यहां पर जो रफ्तार है दूसरे मीडियम में वो है √2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सवाल पूछा, दो चीजें बताइए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। क्या करोगे? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो क्या लिखोगे? साइन आई कितना हो गया? साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन आर, इसका ज्ञान अपने को है नहीं, V1 अपॉन V2 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 बाई √2 ना, और कितना? हाँ कट जाएगा, और तो 10 टू द पावर 7 कट गया ना, तो यहाँ कितना? √2 ऊपर चला जाएगा, तो साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 60 कितना है अपने पास? √3/2, और यहाँ क्या √2 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स 1/2 √3/2 लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। कठिन है क्या? इस तरह के रेशियो वाले सवाल बना लोगे या और बनवाऊं? क्लियर है ना? मतलब ये तो फालतू की चीज है यार, अब यही एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में रख के पूछेगा बार बार तुमसे। अरे क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। नोट कर लो इसको, चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी पेन चलाओ। अभी नहीं, अभी खा के आया हूं, जस्ट खाऊंगा बाद में, दे जाना मुझे। अच्छा गरम है? तब ले आओ, खा ले यार खड़े खड़े। हाँ हंसो गए हो? एक ठो दो, बस एक ठो दो यार, थोड़ी। मैं पागल हो क्या? इतना अच्छा मिलता है यार तुम लोग के हाउस में, बहुत टेस्टी बना यार। हम्म हम्म वहां तो सारे खाली मिर्चा डाल के देते हैं, बस लाल मिर्च। अरे भाई 4 दिन में हालत खराब हो गई थी हमारी। पोहा जलेबी तलवंडी पे तो मिलता है, फेमस है वो एक दुकान है, वहाँ कितनी भीड़ लगती है उसके यहाँ। हम्म हाँ बट कोटा बहुत सुंदर है यार। हम्म हाँ
क्या हो 9 बजे? नींद ना खुला था तू लोगों का? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी लिखो। चले, इतनी भी ठंडी नहीं पड़ रही है भाई, हाथ नहीं काम कर रहे। हम्म। धूप हो गई यार, कहाँ ठंडी। चले आगे बढ़े। बढ़ रहे हैं भाई। हो गया बात? आओ सुनो और कहानी देखो। मान लो हम कहें कि तुम्हारे पास ये ग्लास स्लैब, क्या भाई साहब, ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका √2, यहां पर एक रे पड़ती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने एंगल पर? 60 डिग्री। बताइए किस एंगल से ये लाइट बाहर निकलेगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, किस एंगल से ये लाइट बाहर निकलेगी? क्या होगा? लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे बेंड होगी ना। इसको 30 कर लो सर, नहीं 60 ही रहना। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है ना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30 डिग्री, 60 ही रहने दो। चलो 45 कर लो, 45 कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ 45 डिग्री है तो क्या ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? ये एयर है, क्या है भाई साहब? एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, तो 1 इंटू साइन 45 लिख सकते हो। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है? साइन आर, लिख सकते हो। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और ये क्या, ये √2 नीचे आ जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा? साइन आर। तो आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 1 बाई, अरे साइन आर का वैल्यू 1/2 ना। दिस इंप्लाइज दैट आर बराबर कितना? 30 डिग्री। अरे 30 डिग्री है ना, तो यहां आर तो यहां भी आर, ये तो होगा ना। अगर दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम बन रहा हो, किसी मीडियम के दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम बन रहा हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होता है। क्या है? क्या याद रखोगे? अगर दोनों मीडियम के इंटरफेस पर सेम एंगल बन रहा हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। क्या? बोलो बोलो बोलो। अगर किसी मीडियम के, किसी मीडियम के दोनों इंटरफेस पर, दोनों इंटरफेस पर सेम एंगल हो तो एंगल ऑफ, क्या भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होता है।
अरे समझ पाए क्या? हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्या एंगल ऑफ इमरजेंस कैलकुलेट करना था? यस सर। अब सुनो, और ऐसे ग्लास स्लैब दूं या शेप चेंज करूं? थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, देखना ध्यान से, हड़बड़ी में आंसर मत करना। हम कहे कि मान लो यहां से रे आ रही है, कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे या 30 डिग्री पे, मान लो अभी 30 डिग्री पे। तो हम कह रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे पास है √2। बताओ एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? क्या करोगे? लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। 45 ही रखो यार, 45 रखो, 45, सॉरी 45 डिग्री रखो, 45 सही आंसर आएगा। क्या होगा? 30 डिग्री ना? हाँ तो हाँ, सोचो सोचो सोचो, यहां से लाइट मुड़ गई, ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। सेम एज इट इज, सेम सवाल है। अब यहाँ पे हमने रखा सेंटर। क्या रखा? सेंटर। ये तो सेंटर होगा ना भाई? सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दोनों सेम होगी? तो यहां से अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो क्या ये ट्रायंगल को दो आधे पार्ट में तोड़ देगा? अरे तोड़ेगा ना। तो ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है और एक परपेंडिकुलर कॉमन है। तो जो इंटरफेस इस एंगल पर बनेगा, क्या वही यहां बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जब तुम यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या लाइट अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी? किस एंगल से आई थी? 45 से। तो जाएगी भी कितने से? अरे क्लियर है ना? सेम केस, सेम केस। बट यहाँ अपने को दिखना चाहिए कि क्या क्या दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम है? दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम है। अरे क्लियर है ना? एक इस मीडियम में दो एंगल बन रहे हैं, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है, और दोनों का इंटरफेस सेम है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होंगे। जैसे अब सोचो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सवाल दे रखा है, कह रहा है ये 60 डिग्री है, ये एन की वैल्यू √3 है और तुमको एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। तो सोचो ये आर है तो क्या ये भी आर है? तो क्या तुम ई बराबर डायरेक्टली 60 डिग्री लिख सकते हो? खत्म बात, हो गया सवाल, डन। अरे समझ आया क्या? अदरवाइज गधा मजदूरी इसकी क्या है कि लिखोगे सर 1 × sin 60 बराबर कितना? √3 × sin r। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? और यहाँ क्या हो गया? √3, और यहाँ पे क्या हो गया? sin r। क्या √3 से √3 कट जाएगा? r बराबर कितना? 30 डिग्री। फिर यहाँ 30 डिग्री। अरे क्लियर है क्या? तो फिर इस इंटरफेस पे लगाओगे तो लिखोगे क्या भाई? √3 × sin 30 डिग्री बराबर कितना? बराबर कितना? 1 × sin e। देखना फिर से वही बन गया क्या? e बराबर 60 डिग्री। अरे बना कि नहीं बना? तो ये एक गधा मजदूरी है। या तुम सिंपल सा दिमाग लगा लो कि अगर दोनों इंटरफेस पर एंगल सेम बन रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होगा। ठीक है ना? बेसिक कॉन्सेप्चुअल। कि यहाँ पे एक सवाल दे देगा, कह देगा यहाँ पे रे गिरी है 20 डिग्री से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देगा √2। करते रहो। अब अभी पूछेगा एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, तो कितना होगा भाई? क्या 20 डिग्री होगा ना? हाँ। अरे क्लियर है कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होंगे। अरे क्लियर है भाई? क्लियर है पक्का जी? सोच लो, ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। क्लैरिटी है ना? समझ आया? पक्का? चले आगे बढ़े? ओके, बहुत बढ़िया। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। नहीं? और सुनो, मान लो अब हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक एक लाइन है, ये एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और यहां पर एक रे पड़ रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे। कितने एंगल पर? 60 डिग्री पे। तुमसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हुई। क्लियर है क्या? तब तुमको आर निकालना पड़ेगा, तब तुम बच नहीं पाओगे। क्लियर है ना? देखो क्या होगा भाई, क्या यहां से रे यहां चली जाएगी, क्या ये आर हो जाएगा? तो ये क्लियर है कि ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर होगा। अभी एक आर तो निकालना पड़ेगा अपने को, तो क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो। अरे क्या साइन आर यहां से? पिछला सवाल ही तो है, जस्ट पीछे वाला। तो साइन 60, 1 × साइन 60 बराबर कितना? √3 × साइन आर। अरे क्लियर है क्या? तो साइन आर का वैल्यू कितना हो? 1/2 ना? तो आर बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो जो लाइट बाहर निकलेगी वो किस एंगल से बाहर निकलेगी? 60 डिग्री से ना हो?
कितना डिविएट हुई अपने पाथ से? 120 डिग्री। सोचो, पहले ये रे को ऐसे सीधे जाना था, मुड़ गई, कितना मुड़ गई? 30 डिग्री। अरे ये पूरा 60 है तो ये भी तो पूरा 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60 का है यार, देख रहे हो? देखो ये येलो वाली लाइन को देखो, अगर ये 60 डिग्री तो पूरा 60 डिग्री है, ये 30 हो गया तो ऊपर वाला कितना होगा? 30 डिग्री। कैसे घूमी है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो? यस सर। अच्छा सुनो, ये बताओ, ये एंगल कितना है? 30। तो ये भी कितना होगा? अरे होगा ना, ये कितना? 30। क्या लाइट फिर 30 मुड़ गई? कितना मुड़ गई बोलो? 60 मुड़ गई। सोच लो कितना मुड़ी है लाइट? 30 डिग्री ना। अरे बीम को ऐसे सीधे जाना था, बीम यहां से कितना मुड़ गई? 30 डिग्री। कैसे पता? क्योंकि ये एंगल कितना है? 30। तो टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन 30 यहां और 30 यहां, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अरे क्लैरिटी है? डेल्टा नेट। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट नेट डेविएशन। समझ आए? बोलो, और कराएं? और कराएं से सवाल? और क्या आदमी हो यार, हम कह रहे हैं सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास अब एक्चुअली क्या, इसमें दो ही डेटा सेट हो पाता है जो सही आंसर देता है, 45 डिग्री √2 पे या 60 डिग्री √3 पे। बता दो इसमें डेविएशन। 30 डिग्री निकालो तो। 30 ही आएगा। क्या होगा? क्या राइट यहां से मुड़ जाएगी? इधर कितना? 30 डिग्री ना। फिर इस रे को सीधे जाना था, तुमने खींचा नॉर्मल, और फिर क्या ये बाहर निकल गई? निकली ना। कितने एंगल से? 45 डिग्री से बाहर निकली ना। ये कितना था? 30। तो ये कितना हो गया? 30। तो ये कितना हो गया? 15। तो 15 डिग्री यहां मुड़ी है और 15 डिग्री आगे, तो डेल्टा बराबर कितना? अरे समझ आया? पक्का जी? चले आगे बढ़े? हाँ हाँ, 30 और मतलब इसका डेटा तो याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है, बस समझ में रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, खाली डेटा नहीं रटना है बस। ठीक है? हाँ, लास्ट में 15 कैसे आया? हाँ, ये बताओ, लास्ट में 15 कैसे आया भाई? ये बोलो, ये क्या है? यही तो नॉर्मल है ना तुम्हारा? अरे है ना भाई, नॉर्मल तो यहीं से गया है, और ये वाली रे है, तो ये तुम्हारे पास 45 डिग्री है, ये तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तो कितना मुड़ी है लाइट? 15 डिग्री मुड़ी है ना। नॉर्मल से ही तो 45 बनाएगा भाई। अरे क्लियर है? अच्छा, आ जाओ और आगे कराऊं, और कराऊं, थोड़ा अलग टाइप पढ़े, टाइम पास है ये सब यार। ये देखो, ये क्या कह रहा? कह रहा फाइंड द एंगल थीटा ए मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर एज शोन इन फिगर। वाटर में एंगल कितना दिया है? साइन इनवर्स 3/5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू कितना दे रखा है? 4/3। इसका इसका म्यू कितना होगा? एयर का कितना होता है? 1 ना। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन थीटा ए। इस मीडियम में थीटा ए बन रहा है ना, और इधर कितना? 4/3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या? 3/5। 3/5 कट जाएगा क्या? तो थीटा ए बराबर 4/5, मतलब क्या? 53 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 53 डिग्री। समझ आया? नहीं आया? अरे भाई, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 लिखा है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा बराबर कितना? 3/5। 3/5। ठीक है? समझ पाए? समझ पाए? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आओ, अगला हिस्सा है क्या?
नॉर्मल शिफ्ट इन अ मीडियम एंड ग्लास स्लैब। तो पहले ग्लास स्लैब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये सब पे आएंगे। चलो पहले नॉर्मल शिफ्ट पढ़ ही लो, लेटरल शिफ्ट बाद में आएंगे। देखो दो बातें होती हैं कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, कैसे जा रही है, मान लो ये एक इंटरफेस है, ये वाला मीडियम रेयरर है और ये वाला मीडियम डेंसर। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि कोई रे यहां पड़ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, अरे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ना। जब लाइट कहां से कहां जाएगी, रेयरर से डेंसर, तो बेंडिंग किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो, बोल भाई, डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे क्लियर। कौन सी रे इमेज बनाती है, जो सोर्स से निकल रही है या जो ऑब्जर्वर को दिख रही है। इमेज किससे बनेगी, जो ऑब्जर्वर को दिख रही। अरे क्लियर है क्या, अब नहीं खा पाऊंगा यार, अभी अटक रहा है, इसको टेस्ट में डलवाएंगे, कोई बात नहीं। चलो इधर ध्यान दो, ये अपने पास कौन सा मीडियम है, रेयरर। ये कौन सा मीडियम है, रेयरर। जब रेयरर से डेंसर जाओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेसिक बेसिक बात क्लियर है। और हमेशा इमेज कौन सी रे से बनेगी, सोर्स की रे से या जो रे दिख रही है ऑब्जर्वर को, जो रे ऑब्जर्वर को दिख रही है। अच्छा मान लो इसी में एक कहानी आती है अपने पास नॉर्मल शिफ्ट की। किसकी आती है भाई साहब, नॉर्मल शिफ्ट। सुन, नॉर्मल शिफ्ट क्या है कि अगर मान लो हम कहें कि ये तुम्हारे पास एक इंटरफेस है, ये तुम्हारे पास एक इंटरफेस है ऐसे, ठीक है ना, इसके नीचे यहां पे पानी भरा हुआ है, समझना ध्यान से। इसके नीचे यहाँ पे एक पानी भरा हुआ है और इधर अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो जिसकी एक्चुअल डेप्थ है डी। एक्चुअल डेप्थ कितनी है, डी। तो सोचो ऑब्जर्वर को ये यही नजर आएगा, जो ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये यही नजर आएगा या कहीं अलग, कहीं अलग दिखाई देगा। तो उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, क्या एक रे यहां से निकलेगी, अरे पड़ेगी ना, और एक रे यहां से निकलेगी अवे फ्रॉम, तो लाइट बेंड होगी कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक बीम ऐसे सीधी जाएगी। जो बीम सीधी जाती है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की कहानी समझ आ रही, 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नहीं समझ रहे हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाएगा, करा जाएगा ना। अब क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ किए, हम कह रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। तो इसको बोल दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लाइट इधर बेंड हो जाएगी, कितने एंगल से, आर एंगल से। क्या यहां भी सेम एंगल से बेंड होगी, आर एंगल से बेंड होगी ना। तो ऑब्जर्वर को ये वाली रे और ये वाली रे दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। इस मीडियम में एक ये रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, यही दोनों रे दिख रही है। तो जब इसके पाथ को पीछे ट्रेस किया जाएगा तो क्या ऑब्जेक्ट अपना थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अरे हो जाएगा। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं भाई साहब, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, समझ गए। ये एंगल आई है और ये एंगल कितना है, आर। अरे है ना, अरे है ना। तो ये बताओ क्या इस एंगल को मैं आर लिख सकता हूं, बोलो। अरे यही रे तो सीधे जा रही है, तो ये आर है, तो ये भी कितना होगा, आर होगा। अब सुनो, इसको हम बोल दिए ओ, इसको हम बोल दिए एम, और इसको बोल दिए एन। ट्रायंगल ओ एम एन देखो, और इसको आई, इमेज बनी है तो इसको क्या बोल दिया, आई। ट्रायंगल एम एन ओ, ट्रायंगल एम एन ओ, देखो क्या दिख रहा है, क्या tan थीटा कुछ दिख रहा है तुमको, tan आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो tan आई क्या लिखोगे, हाँ बोलो बोलो, एम एन अपॉन, सब तुम्हें बोलना है, एम एन अपॉन ओ एन लिख लेना, लिख लिया जाए। अच्छा ये बताओ क्या इसको मैं आई लिख सकता हूं ऐसे सिंपली, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे। ये दोनों रे हमारी रेटिना पे जाके पड़ रही है, मतलब हमारे प्यूपिल से पास करके तभी तो रेटिना पे जा रही है। हमारे प्यूपिल का साइज बहुत छोटा है, तो ये रेज भी बहुत पास पास है, बात समझ रहे हो ना। अब डायग्राम में देखने के लिए हमको बड़ी दिख रही है, लेकिन ये है नहीं,
बहुत क्लोज है। तो अगर बहुत क्लोज है तो क्या एंगल्स बहुत छोटे होंगे? तो क्या इसको अपन आई लिख सकते हैं? क्या हो गया? एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। क्या साइन आई भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन आई बराबर, साइन आई बराबर, साइन आई बराबर टेन आई बराबर एम एन अपॉन ओ एन। अच्छा एक बार और देखो, फ्रॉम ट्रायंगल एम एन आई, फ्रॉम ट्रायंगल एम एन आई टेन आई बराबर क्या लिखोगे? टेन आर बराबर, टेन आर बराबर, क्या पहले टेन आर को साइन आर लिख सकते हैं? और इसको किसके बराबर? एम एन अपॉन, एम एन अपॉन आई एन। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? हम कह रहे दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दो। बोलो 1/2 कर दें तो क्या बनेगा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अरे क्लियर है क्या? साइन आई बाई साइन आर ये किसके बराबर? बोलो बोलो बोलो, आई एन बाई, आई एन बाई ओ। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? पक्का जी? नहीं आया? आई एन क्या है? क्या है? आई एन क्या है? एपरेंट डेप्थ। और ओ एन क्या है? रियल डेप्थ ना, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ये क्या मिला है? साइन आई बाई साइन आर। अब साइन आई बाई साइन आर को हम क्या लिखें? म्यू लिखें? सोच लो, लाइट कहां से कहां जा रही है? 1 से 2 में जा रही है या 2 से 1 में? 2 से, 2 से, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 म्यू 1। क्या लिखा जाएगा? 2 म्यू 1। लाइट कहां से कहां गई है? 2 से 1 में, तो क्या हो गया? 2 म्यू 1, 2 म्यू 1। अरे क्लियर है क्या? अगर तुम इस कंफ्यूजन से भी बचना चाहते हो कि हम क्या करें, तो तुम ये लिख सकते हो, स्नेल्स लॉ जानते हो? स्नेल्स लॉ क्या होता है? नहीं नहीं, साइन आई बाई साइन आर नहीं पढ़ना है अपने को। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। और इसका कितना है? एयर है, तो कितना हो गया? 1। क्लियर है क्या? तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहां पे एंगल कितना बन रहा है? साइन आई। क्या बन रहा है? साइन आई। अच्छा दूसरी तरफ 1 इंटू साइन आर, तो म्यू बराबर क्या आ गया? म्यू बराबर क्या आ गया? साइन आर बाई साइन आई, साइन आर बाई साइन आई। समझ पाए कि नहीं? नहीं पल्ले पड़ा? आ गया भाई? देखो कुछ खास बात नहीं। म्यू इक्वल्स टू साइन आर बाई साइन आई। अच्छा तो अब क्या करोगे? 2/1 की 1/2? 2/1, तो 2 और 1 को डिवाइड कर दोगे तभी तो साइन आर बाई साइन आई आएगा। तो क्या ये ओ एन अपॉन आई एन हो जाएगा? ओ एन अपॉन आई एन आ जाएगा, साइन आर बाई साइन आई किए हैं। गधा हो, इतने गधा कैसे हो सकते हो बे तुम लोग, खच्चर कहेंगे। अगर हम कह रहे हैं साइन आर बाई साइन आई, तो बता कितना मिलेगा? एम एन अपॉन आई एन अपॉन एम एन अपॉन ओ एन। तो ओ एन ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ओ एन बाई आई एन नहीं आएगा। ओ एन कौन सी डेप्थ है? ओ एन कौन सी डेप्थ है? रियल डेप्थ। और ये कौन सी है? कौन सी डेप्थ है? एपरेंट डेप्थ। अरे क्लियर है क्या? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब मेरे से पूछा जाएगा बताओ शिफ्ट कितना हुआ? मेरे से क्या पूछा? शिफ्ट। इमेज शिफ्ट हुई कि नहीं हुई? अरे इमेज शिफ्ट हुई ना? कितना 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 कितना? बोलो। ओ एन माइनस आई एन, यही तो लिखोगे ना? अगर तुमको शिफ्ट लिखना होगा तो शिफ्ट बराबर क्या लिखोगे? शिफ्ट बराबर क्या लिखोगे? ओ एन माइनस आई एन। अरे यही तो लिखोगे। हम कह रहे ओ एन को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? 1 माइनस आई एन अपॉन ओ एन। अरे बचेगा क्या? ओ एन क्या डेप्थ है? अरे है कि नहीं है? और 1 माइनस आई एन क्या है? एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल। आई एन अपॉन ओ एन क्या है? एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो म्यू लिखे कि 1 बाई म्यू लिख दें? इसको क्या लिखने? 1 बाई, इसी को बोलते हैं शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट। समझ आए? अरे पल्ले पड़ा, फॉर्मूला याद हो जाता है, समझ नहीं आता सर। नहीं ना? सही ना? चलो फिर से बताओ एक बार तो पूरा। आ गया? कोई बात नहीं, आ गया फिर भी बताओ एक बार, इस बार में याद हो जाएगा। लो देखो, अब जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा, ठीक है ना? मेमोरी ठीक है ना? चलो देखो, मान लो हम कहे ये है एयर और ये है मीडियम, तो क्या मीडियम का अपना कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा?
और एयर का म्यू कितना होता है 1। क्या यहां से नीचे हम एक बल्ब लगा दें? अरे क्लियर है क्या? क्या इससे रेज निकलेंगी? अरे निकलेगी ना। मान लो एक रे यहां पर पड़ी, क्या अवे द नॉर्मल बेंड हो गई? अरे हुई ना भाई। ये रे हमारी थोड़ी सी अवे द नॉर्मल बेंड हो गई। ये हमारे पास एंगल कितना है आई, ये एंगल कितना है आर। क्या इसको पीछे ट्रेस करेंगे? क्या यहां पे कहीं इमेज बन जाएगी अपने को? बनती हुई दिखेगी ना। और एक रे जो सीधी जा रही थी, क्या वो बिना किसी डेविएशन के सीधी पास कर जाएगी? अरे कर जाएगी। बोल भाई। हाँ ना बोल के पढ़ेंगे। ये एंगल कितना है आई, ये कितना है आर, ये कितना, ये कितना आई ना। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे अपन अगर इस पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर, तभी तो अभी तो नॉर्मल बेंड हुआ है। जिस मीडियम में लाइट है इस समय, उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इंटरफेस पे एंगल, तो म्यू साइन आई। और जब एयर में पहुंचे तो वहां साइन आर। इससे तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयरर जा रही है। क्लियर है क्या? तो यहां से म्यू बराबर क्या मिल गया अपने को? बोलो क्या मिला? साइन आर अपॉन साइन आई। अरे मिला ना। म्यू बराबर कितना? साइन आर अपॉन साइन आई। अच्छा बहुत बढ़िया। साइन आर को क्या लिखोगे? क्या यहां पे ऐसे लिख लें टेन आर अपॉन टेन आई? क्यों लिख पाए? एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो ये बताओ टेन आर और टेन आई, टेन आर क्या होगा? देखो इसको हमने ओ बोला, इसको एम बोला, इसको एन बोला, तो टेन आर को क्या लिखोगे? एम एन अपॉन ओ एन लिखोगे ना। और टेन आई को क्या लिखोगे? एम एन अपॉन आई एन। तो क्या आई एन ऊपर चला गया? अरे क्लियर है क्या? उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए। आर तो आई एन है ना, एम एन अपॉन आई एन। और यहाँ पे कितना? एम एन अपॉन ओ एन। क्या एम एन से एम एन कट जाएगा? तो ओ एन कौन सी डेप्थ है? रियल डेप्थ। और आई एन कौन सी डेप्थ है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? शिफ्ट बताओ। शिफ्ट बताओ क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। शिफ्ट को एस से डिनोट करते हैं और इसको क्या लिखते हैं? ओ एन माइनस आई एन। तो क्या ओ एन को कॉमन कर लिया? अरे क्या बचेगा? ओ एन अपॉन आई एन। अरे क्लियर है? आई एन अपॉन ओ एन क्या हो गया भाई साहब? आई एन अपॉन ओ एन। ओ एन की वैल्यू कितनी है? डी, दैट इज रियल डेप्थ। अरे क्लियर है क्या? और वन माइनस इसको क्या लिख लें? म्यू की वन बाई म्यू, वन बाई म्यू। अरे समझ गए? समझे भाई साहब? पक्का जी? देख लो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कुछ कष्ट लग रहा हो तो नहीं। चलो एक बात सिखाते हैं। मान लो हम तुमसे कहे कुछ छोटी छोटी बातें कि दो बल्ब हैं यहां रखे हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी? किसकी? क्यों? बोलो 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 बोलो। वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा है? देखो पहले ये देखो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपरेंट डेप्थ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? अरे क्लियर है ना? तो सोचो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपरेंट डेप्थ। अब सोचना यहां से बेसिक बेसिक कंसेप्चुअल्स उठा रहे हैं। क्या भाई? कि इफ टू लाइट बीम्स, समझो मान लो हम कहे कि हमारे पास दो सिक्के हैं, एक येलो कलर का है और एक हमारे पास ब्लू कलर का है। दो सिक्के हैं, किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा? किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा? बोलो भाई बोलो। ये अपने पास ऑब्जेक्ट वन है और ये अपने पास ऑब्जेक्ट टू है। बोलो 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 किसमें शिफ्ट ज्यादा होगा? इसमें किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा पहले ये बताओ? किसका किसका वो ज्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ब्लू का कि येलो का? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है? नहीं। चलो हम तुमको बता दें, विबग्योर का सीक्वेंस पढ़े हो ना? विबग्योर का सीक्वेंस पढ़े हो ना? तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का होता है। सबसे ज्यादा किसका? वॉयलेट का। सबसे कम रेड का। सबसे कम रेड का। क्लियर? तो यहां से एक ज्ञान लिख लो, इन विबग्योर
ठीक है ना। जब आप ऐसे जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और वेवलेंथ वेवलेंथ बढ़ेगा। वैसे वेवलेंथ का कोई लेना देना है नहीं, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। रुक तो जाओ। तो म्यू बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, म्यू बराबर। वैसे एक बात आप जान लीजिए कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लिखते हैं ना, ये लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ये मीडियम का होता है लाइट के रिस्पेक्ट में। किसका होता है, मीडियम का लाइट के रिस्पेक्ट में। बट लाइट एक अलग तरह से, लाइट का बिहेवियर पूरा अलग तरह से जो मैकेनिकली अपनी आंखों से दिख रहा है, इस वजह से हम इसको मान लेते हैं क्या, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्लैरिटी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। लेकिन वो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, किसका है, मीडियम का है। किसके रिस्पेक्ट में, लाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज। क्लियर है क्या। तो हम क्या जानते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल डेप्थ की 1 अपॉन एपरेंट डेप्थ। अरे क्लियर है ना, 1 अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो फिक्स है, क्या बदल रहा है, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, बोलो बोलो, किसकी ज्यादा होगी, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एपरेंट डेप्थ कम होगा, एपरेंट डेप्थ कम होगा, बोलो। तो कौन सा सिक्का ऊपर नजर आएगा, येलो वाला कि ब्लू वाला, कौन सा, किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी, येलो वाले की, येलो वाले की ना। जिसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा, सुनना, एपरेंट डेप्थ का गेम यहां से है। अरे क्लियर है ना, किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा, ब्लू वाले का, ब्लू वाले का एपरेंट डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। तो भाई बताओ किसका म्यू ज्यादा है, ब्लू का ना, तो उसका एपरेंट डेप्थ कम होगा ना। तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा किसका होगा, येलो वाले। अरे क्लियर है क्या, इसको हम बोल दिए एडी वाई। अच्छा, ऑब्जर्वर पानी के अंदर बैठा हुआ है क्या अभी, हाँ, हाँ भाई दूसरा बताओ तो, क्या ब्लू वाला यही नजर आएगा, उसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा है कि कम है ब्लू वाले का, ब्लू वाले का एपरेंट डेप्थ कम है ना। तो ब्लू वाले का एपरेंट डेप्थ कम होने का मतलब ब्लू वाला ज्यादा ऊपर शिफ्ट हुआ है ना भाई। अरे क्लियर है, ये क्या है, एपरेंट डेप्थ ऑफ ब्लू। तो क्या पता चला, यहां से क्या पता चला, एपरेंट डेप्थ ऑफ किसका ज्यादा है, येलो का ज्यादा है, और एपरेंट डेप्थ ऑफ ब्लू का कम है। शिफ्ट किस में ज्यादा है, शिफ्ट किस में ज्यादा है, ब्लू वाले में शिफ्ट ज्यादा है, ये एस ऑफ ब्लू और ये एस ऑफ येलो। तो शिफ्ट में अगर हम शिफ्ट पे कमेंट करें तो क्या लिखेंगे, एस ऑफ ब्लू विल बी ग्रेटर देन एस ऑफ यस, एस ऑफ येलो। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, याद रह जाएगा। दो लाइट्स हैं, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की। तो हाँ भाई, तो सीक्वेंस तो पता ही है ना वे, कोई सा भी पूछ ले। गजब आदमी हो यार, मुझसे कहे ब्लू और ऑरेंज में बताओ, मुझसे कहे ग्रीन और ऑरेंज में बताओ, ग्रीन और येलो में बताओ, किसी में भी पूछे यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। बस अपने को ये पता रहना चाहिए ना कि जब हम विवग्योर में आगे जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। कभी प्रिज्म देखे हो, कभी वो प्रिज्म से व्हाइट लाइट का वो 7 कलर्स में स्प्लिट होते हुए डायग्राम देखे हो, सबसे नीचे कलर ब्लू होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है। अरे क्लैरिटी है ना। बट याद रखेंगे, याद रखेंगे, हम कह तो रहे हैं कि लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट वो किसका है, मीडियम का लाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है उसको ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। अरे क्लियर है क्या, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सुनिएगा, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि क्या कहें, कह देते हैं, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। ये बताइए, यहां से 4 मीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
रखा हुआ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। कितना है? 4/3। एपरेंट डेप्थ बताइए। क्वेश्चन निकालना है एपरेंट डेप्थ, क्या लिखिएगा? म्यू बराबर क्या होगा? अरे रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ना हो। रियल डेप्थ कितना है? 4। एपरेंट डेप्थ अपने को पता नहीं है, क्या एक्स मान लें? अरे एक्स मान लें, इसको अपन एक्स मान लिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4/म्यू। म्यू कितना? 4/3। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट कितना हुआ? 1 मीटर हो गया। शिफ्ट कितना मीटर? 1 मीटर। सुनते जाना है बस। मान लो हम कह रहे हैं कि ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3 है, ठीक है ना। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी थिकनेस है 2 मीटर और इसकी थिकनेस है 3 मीटर। तुमसे कहा गया कि ऑब्जर्वर तुम्हारा इस मीडियम में है, क्लैरिटी है? ऑब्जर्वर इस मीडियम में है, बताओ ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? एपरेंट डेप्थ निकालना है, एपरेंट डेप्थ निकालना है, बोलो। एपरेंट डेप्थ कैसे निकालोगे? आओ एक, चलो वैसे तुम फॉर्मूले से एक का निकालो, दूसरे का निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, वो बकवास है। तुमको एक फॉर्मूला बताते हैं, हमेशा काम करेगा, कभी फेल नहीं करेगा तुम्हें। ये बताओ तुम्हारा ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है? रेयर मीडियम में। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। तो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसी को तो एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रही, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैरिटी है? विल बी इक्वल टू, ये कितना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3। और ये डेप्थ कितनी है? ये थिकनेस 2। कितनी है? 2। तो 2/3 प्लस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? कितना है? 2। और थिकनेस कितनी है? 3 ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। अरे क्लियर है? हो गया सवाल। एपरेंट डेप्थ आ गया कितना? एलसीएम कितना हो गया? 6। अरे क्लियर है? 4 प्लस 3 × 9, 9 4 13। तो एपरेंट डेप्थ बराबर कितना? 13/6। 13/6 आंसर। अरे नहीं आया, आया भाई साहब। एपरेंट डेप्थ कितना हो गया? 13/6। अब सुनिएगा एक बात, अगर आपसे पूछे शिफ्ट, तो शिफ्ट में क्या लिखेंगे? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है और एपरेंट डेप्थ? 6×5 30। 30 में से 13 जाएगा तो 17। 17/6 मीटर। अरे समझ आया? आया भाई साहब? पक्का जी? अच्छा आए, रुकिए। इसके बाद एक डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए तो जरा, ये देखिए तो, आपसे पूछा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द apparent depth of an object O placed at the bottom of a beaker as shown in which 2 layers of transparent liquid are filled. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, इसका 1.5, ये कितना? 15 और ये कितना? 25। अरे है ना, तो क्या लिखोगे? ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में? तो क्या एपरेंट डेप्थ अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अरे क्लियर है क्या? पहले मीडियम की रियल डेप्थ, पहले मीडियम की रियल डेप्थ 15 ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.5 प्लस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 25 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बस हो गया, एपरेंट डेप्थ आ गया आंसर। अरे कितना हो गया? 15 से 25, 150/25 लिख लें, और इसको क्या लिख लें? 250/15, जो आ जाएगा आंसर। एपरेंट डेप्थ हो गया, यहां नजर आएगा। अरे कठिन है, कठिन है नो सर। और जनरल फॉर्मूला सिखा देते हैं तुम्हें इसका, जनरल फॉर्मूला सीख लो पहले। देखो, मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास ऐसे n मीडियम्स हैं,
बात समझ रहे हो ना? हम कह रहे हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर है मान लो, ये क्या भाई साहब, एयर, ठीक है ना। इसका कितना हो गया, μ1, μ2, μ3, और ये क्या हो गया, μn। क्लियर है क्या? या ऐसा करो, एयर वेयर को छोड़ो, एयर को क्यों अलग से मान रहे हो? हम कह रहे हैं एयर से मार्क करना स्टार्ट करो। ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ4, ये μ5, और ये कितना, μn। अरे क्लियर है ना? इसका थिकनेस, सबका थिकनेस लिखो। ये देखो, मान लो ऑब्जर्वर कहीं यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अरे कर रहा है ना भाई साहब, यहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और ये हाइट है x, कितनी है, कितनी है, अरे क्लियर है क्या? या इसको ऐसे मान लो t1, क्या मान लो, t1, पक्का ना जी? ये μ2 का क्या मान लो, t2, इसको क्या मान लो, t3, इसको क्या मान लो, t4, इसको क्या मान लो, t5, और इसको क्या मान लो, tn। मान सकते हो? तो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में, कौन से मीडियम में? तो एपरेंट डेप्थ अपॉन क्या लिख लें, अरे सॉरी, एपरेंट डेप्थ अपॉन μ1, एपरेंट डेप्थ अपॉन μ1 बराबर, ये बताओ इसकी थिकनेस कितनी है, अरे t1 ना, तो t1 अपॉन μ1 प्लस μ2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये एपरेंट डेप्थ जानते हो कहां से है, बट ना ना ना, दिस apparent depth is from the observer। ऑब्जर्वर की हाइट कंसीडर किया है ना, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, समझ पाए कि नहीं, पक्का जी? देख लो, ये कहां से है, ऑब्जर्वर से, कहां से है, ऑब्जर्वर से, खत्म बात। यही कॉन्सेप्ट बार बार चलेगा। अब अगर मान लो जब एकदम से समझ आ जाए तो बता देना कि मास्टर समझ आ गया। ये तुम्हारे पास हमने कहा कि दो मीडियम है, या एक और लगा लो, तीसरा भी लगा देते, ठीक है ना। यहां पर कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रखा हुआ है। अब तुम कर क्या रहे हो, इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो यहां 2 मीटर की हाइट से। कितने मीटर की हाइट से, 2 मीटर। कितने हाइट से, 2 मीटर। तुमसे कहा कि इस सरफेस से एपरेंट डेप्थ बताओ, हाँ सरफेस से एपरेंट डेप्थ बताना है। सुनो, हम कह रहे हैं कि इसका थिकनेस दे रखा है 3 मीटर, म्यू दे रखा है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3.2 मीटर, और 3.2 मीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। इसका दे रखा है अपने पास, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो इसका मान लो 4 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कर लो 5 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लो 2.5, ठीक है ना। तुमसे कहा गया कि बताओ एपरेंट डेप्थ बताना है तुमको, क्या बताना है, एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो 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 बोलो, सरफेस से निकालना है। सुनो सुनो, देखो ये 2 मीटर है कि नहीं है, अरे है ना। अभी एक बात देखना, अगर मान लो हम यहां से निकालें, 1 से निकालें, कहां से निकालें, 1 से, तो क्या ये सीक्वेंस याद रहेगा? ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में, एयर में, तो क्या AD अपॉन 1 लिख ले, इक्वल्स टू, अरे भाई ये कितना है, 5 ना, अरे 5 ना, अच्छा सोचो तो 5 अपॉन कितना, 2.5 प्लस 3.2 अपॉन 1.6 प्लस 3 अपॉन 1.5। अरे समझ पाएगा, समझ पाएगा? एपरेंट डेप्थ कितना, एपरेंट डेप्थ कितना, 6 आया कि नहीं, 6 मीटर। एपरेंट डेप्थ कितना मीटर आया, 6 मीटर, और ये था कितना, 5 3 8 8 3 11, 11.2 मीटर था। कितना आया, एपरेंट डेप्थ कितना आया, 6 मीटर। कितना आया, अगर तुम यहां से देखते तो 2 मीटर ऐड हो जाता, ऑब्जर्वर से देखते तो ऑब्जर्वर वाला यहां जुड़ता कि नहीं जुड़ता। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कितना है, और ये थिकनेस कितनी है, सॉरी थिकनेस कितनी है, 2,
और भैया 1, तो क्या 2 जुड़ जाता, तो कितना आ जाता 8। अरे आता कि नहीं आता, अरे पक्का ना। इस बात से हमको ये पता चला कि एपरेंट डेप्थ का ऑब्जर्वर की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं आया। आया मीडियम में, इस मीडियम में चाहे ऑब्जर्वर पास रखा हो चाहे ऑब्जर्वर दूर रखा हो, उससे एपरेंट डेप्थ पर कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे क्लैरिटी है क्या? पास रखे रहोगे चाहे दूर रखे रहोगे, क्या एपरेंट डेप्थ की पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वो ये जहां है वहीं दिखेगी। ज्यादा हाइट से देखोगे तब भी और पास से देखोगे तब भी एपरेंट डेप्थ पर कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सा है, सर्जन रीजन का सवाल है कि अगर ऑब्जर्वर किसी मीडियम में है और वो किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है या एयर से किसी मीडियम में रखे गए ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जब वो अपनी हाइट एडजस्ट कर रहा है तो एपरेंट डेप्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्लियर है क्या? एपरेंट डेप्थ, यहां से क्या कंक्लूजन निकाले हम कि एपरेंट डेप्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या भाई? डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इन अ मीडियम। एक मीडियम में ऑब्जर्वर कहां है उससे एपरेंट डेप्थ को कोई लेना देना नहीं। अरे समझ पाए? समझ पाए? पक्का जी? यस। सुनना एक और बात, अच्छा अपने को एपरेंट डेप्थ पता चल जाए तो शिफ्ट निकालना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है ना? अब मान लो हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे पास इंटरफेस है, अरे भाई, और ये तुम्हारी मछली है ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक कौवा है, अरे कौवा बकुला जो भी कह लो यार, हम कह रहे हैं सुनो भाई सुनो 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 सुनो, ऑब्जर्वर एक बार मछली रहेगी और एक बार कौवा। हम कह रहे हैं ये जो डेप्थ है ये है 2 मीटर और ये जो डेप्थ है वो है 3 मीटर। अरे क्लियर है क्या? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। ठीक है ना? तो पहला सवाल है फाइंड द पोजीशन ऑफ क्रो व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय फिश। जब मछली ऑब्जर्व कर रही है, ऑब्जर्वर कौन है? मछली। मछली कौन सी मीडियम में? डेंसर में है ना? डेंसर में है ना? अरे पक्का ना? यस। अच्छा तो भैया एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 1 की 1.5? 1.5। अच्छा अगर सरफेस से निकालना होगा तब तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अगर इससे निकालना होता तो इस लेंथ को कंसीडर करते। अरे क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? सोच लो, पल्ले पड़ रहा है? चल ये बताओ कौवे को, कौवा कौन सी मीडियम में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 ना? रिफ्रैक्टिव, अरे सॉरी अरे लेंथ यार, लेंथ रियल डेप्थ कितना है? 3/1, 3/1 प्लस, बोलो बोलो बोलो, 2/1.5। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सोचो अगर हमसे पूछे इंटरफेस से बताओ, कहां से पूछे? इंटरफेस। तो इंटरफेस से क्या बताओ? इंटरफेस से क्या बताओगे? एपरेंट डेप्थ बराबर 1.5 बराबर 3/1। अरे होगा कि नहीं? एडी अपॉन 1.5 बराबर 3/1। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो गया जी? 4.5। 4.5। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ये कहां से निकला है? फ्रॉम सरफेस। इंटरफेस जो दोनों मीडियम को अलग अलग करती है। अच्छा अगर मान लो मुझसे कहता कि फ्रॉम फिश बताओ, तो क्या फिश से पूछता तो हाँ ये तो क्या उसमें 2 ऐड कर देते, लेकिन देखो अपना फॉर्मूला सेट हो रहा है कि नहीं?
एपरेंट डेप्थ बराबर क्या लिख, एपरेंट डेप्थ बाई 1.5 बराबर कितना, 3/1 प्लस 2/1.5। तो देखो ना, क्या ये 15 या 45 4.5 हो गया, इससे ये कट जाएगा, 1.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, कितना आ गया 6.5। ये कहां से, फ्रॉम फिश। कहां से भाई साहब, फिश से। कठिन है क्या, अरे कठिन है, टाइम पास यार, सब सस्ता है एकदम। देखो दूसरा पूछे क्या, दूसरा पूछे क्या, पोजीशन ऑफ फिश, पोजीशन ऑफ फिश फ्रॉम फ्रॉम क्रो, कौए से। अरे बात समझे, तो कौए से निकालना है, तो कौआ कौन से मीडियम में है, एयर में ना, तो क्या लिखोगे, एपरेंट डेप्थ बाई 1, कौआ पानी में है और मछली हवा में है। हाँ बोलो, एपरेंट डेप्थ कितना है, क्या चीज, फ्रॉम फिश में क्या करें, तो 1.5 पे तो मल्टीप्लाई किए हैं, तो 15 या 45, हाँ 15 या 45 करिएगा तो 4.5 होगा, 6.5 होता है बे, 15 3 जा, हाँ तो 1.5 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 1.5 से 1.5 किसका, टोटल का 6.5 आ रहा है, अब मुंह घूम जाएगा गधा आदास। 1.5 को इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4.5 हो गया, और प्लस ये 1.5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 कट नहीं जाएगा, तो 2 ही तो बचा, तो 4.5 प्लस 2 बराबर 6.5। हे दादा हो, हे मालिक हो, हे प्रभु, सेम ही आएगा, पढ़ रहे हैं ये लोग, सेम ही आएगा। एपरेंट डेप्थ बाई 1 बराबर, देख भाई मछली, अरे कौआ कहाँ है, ऊपर ना, तो 3/1, अरे क्लियर है क्या, प्लस प्लस बाई 2/1.5, अरे क्लियर है क्या, तो एपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा भाई, 6.5 आ रहा है, क्या नहीं होता है, हमने कहा एक मीडियम में अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करे, यहां मीडियम ही चेंज हो गया है, ध्यान से सुनना नहीं है, क्या लिखे हैं यहां पे, apparent depth does not depend upon the position of observer in a medium। एक मीडियम में अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करता, अब यहां से उठ के यहां चलाएगा तो बदलेगा नहीं, कॉमन सेंस नहीं लग रहा है, एकदम लतखोर हो गए तुम लोग, कुछ नहीं आता है तुम लोग को। बोलो एपरेंट डेप्थ बराबर 2 क्या 20/15 लिख लें, तो एपरेंट डेप्थ बराबर कितना, 15 दिया 45, 45 प्लस 20/15, तो एपरेंट डेप्थ कितना आ गया, 40 20 60 65, 65/15, कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, अब जो भी आ जाए यार, कितना मीटर, 4 पॉइंट, ये कहां से निकल के आया एपरेंट डेप्थ, कौए से, कौए से मछली को। अच्छा इंटरफेस से पूछता तो क्या करते, फ्रॉम सरफेस करते, तो फ्रॉम सरफेस करते तो क्या कर पाते, क्या सरफेस से पूछता तो एपरेंट डेप्थ बराबर, एपरेंट डेप्थ बाई 1 बराबर, अरे कितना है वो 15 अरे मतलब 2/1.5, मतलब एपरेंट डेप्थ कितना हो जाता, 20/15 ना। अब एक बात तुम ध्यान से देखो, क्या यहां तुमको 20/15 मिला है, एपरेंट डेप्थ के लिए उसमें तुम बस क्या ऐड किए हो, 3, क्या ऐड किए हो 3, अरे क्लैरिटी है ना, तो हमेशा इंटरफेस से कैलकुलेट किया करो, कहां से, इंटरफेस से, और उस मीडियम में जो ऑब्जर्वर जहां है, अगर ऑब्जर्वर से पोजीशन पूछे तो वही ऐड कर दो, खत्म बात। अरे क्लैरिटी है, फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, कहां गया इसके पहले वाला ये, और ये सब याद नहीं होते, ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, जब 10 सवाल 15 सवाल 20 सवाल लगा लोगे अपने आप सब याद हो जाएगा। अरे क्लियर है, एक सवाल और बना दो, हाँ टाइम वाइम होता रहेगा यार। सुनो देखो, मान लो हम कहें, सुनो भाई, मान लो हम कहें कि ये तुम्हारे पास एक डिब्बा है, ये तुम्हारे पास दूसरा डिब्बा है, क्लैरिटी है,
इसमें यहां बॉटम सरफेस पर एक फिश का शेप फंसा हुआ है। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? यहां पर एक फिश का शेप फंसा हुआ है और ये है अपने पास कितना, ऐसे कोई आर्टिकल रखा हुआ है, ये है अपने पास 3 मीटर और ये है अपने पास 6 मीटर। हम कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। बताओ ऑब्जर्वर को ये टुकड़ा कहां नजर आएगा? ऑब्जर्वर को ये टुकड़ा कहां नजर आएगा? ऑब्जर्वर की पोजीशन नहीं दे, पोजीशन से कोई फर्क पड़ता है नहीं। क्लियर है ना? मीडियम चेंज कर देंगे तब फर्क पड़ेगा। कितना मीटर? 5 मीटर। कहां से? इंटरफेस से। कहां से? इंटरफेस से। कुछ नहीं करना। क्या करना है भाई? एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई 1। एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई 1 बराबर कितना? 6/2 प्लस 3/1.5। तो ये कितना हो गया? 3 + 2 बराबर कितना मीटर? 5 मीटर। अरे क्लियर है क्या? मान लो कहता कि ये 1 मीटर ऊपर है तो कितना हो जाता? 6। कितना हो जाता? 6। अरे कॉमन सेंस काम कर रहा है यार? नहीं कर रहा है? अरे भाई साहब, हम अकेले तो नहीं समझ रहे हैं? दीदी नींद आ रहा है क्या? ये बोल। कह रहा माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क, then a glass slab of refractive index 1.5 and thickness 6 centimeter is placed on the mark to get the mark again focused, then the microscope should be moved. कितना मूव कराना चाहिए माइक्रोस्कोप? सोचो, क्या ये ग्लास स्लैब है? 4 सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर निकाल पाए? बढ़िया है, ठीक है। 15 या 45 चौक को 60, यही चाहिए था बस। इतना कर पा रहे हो, दैट इज गुड। ये देखो समझने के लिए, ये कितना मीटर है? 6 सेंटीमीटर हो? अरे क्लियर है क्या? कह रहा माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क देन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मार्क पर माइक्रोस्कोप फोकस था, हमने क्या कर दिया, एक 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास डाल दिया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इज प्लेस्ड ऑन द मार्क टू गेट द मार्क अगेन इन फोकस, द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड। तो क्या ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा कि थोड़ा ऊपर चला जाएगा? थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना। और माइक्रोस्कोप अगर मान लो यहां लगा है ऐसे, तो इसकी पोजीशन तो भाई फोकस से लेना देना है नहीं। अरे क्लियर है ना? बात समझ रहे हो ना? हुआ क्या? एपरेंट डेप्थ निकाल दो। तो एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई 1 बराबर क्या भाई? कितना? 6/1.5। 15 या 45 चौक को 60। अब यहां से कितना मीटर? 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया ना? कितना हो गया? 4 से क्या 4 सेंटीमीटर? अब यहां से 4 सेंटीमीटर रहा, तो अब इसको फोकस करना है, तो पहले यहां कर रहा था, अब ये यहां करेगा। अरे क्लैरिटी है ना? बस खत्म बात। तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? पहले पढ़ा नहीं आया? अच्छा, तुमको लग रहा होगा ये वाली हाइट जरूर उसमें रोल में आएगी। मान लो मैं कह दूं कि सोचो 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 सोचो, अरे सुनो तो, हम कह रहे हैं ये माइक्रोस्कोप, इसने कहां पे फोकस किया था? 6 पे। कहां पे किया था? 6 पे। बीच में तुमने एक ग्लास स्लैब डाल दिया। हाँ, माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड। कितना मूव कराया जाना चाहिए माइक्रोस्कोप? 2 सेंटीमीटर। यस। सोचो, एपरेंट डेप्थ कितना आया? एपरेंट डेप्थ कितना आया? 4। कितना आया? 4। यस। तो इमेज कितना शिफ्ट हुई? इमेज कितना शिफ्ट हुई? 2 मीटर ना? 2 सेंटीमीटर ना? अरे क्लियर है ना? अरे भाई नहीं आया? कितना शिफ्ट हुआ? ऑब्जेक्ट यहां से, अब यहां से यहां चला गया ना ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि इज प्लेस्ड ऑन द मार्क टू गेट द मार्क अगेन इन फोकस, द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव। तो माइक्रोस्कोप को कितना मूव कराओगे? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। 2 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है ना भाई? जितना शिफ्ट हुआ उतना ही तो मूव कराओगे। पहले उसको कहां लग रहा था? कहां पे? 6। 6 पे मतलब माइक्रोस्कोप का फोकस फिक्स है कि वो 6 पे ही रहेगा। अरे क्लैरिटी है ना? तुम्हारा ये शिफ्ट कितना हो गया? मतलब ये एपरेंट डेप्थ कितना हो गया? 4। क्लियर है क्या? तो उसको 2 मीटर ऊपर ले जाना पड़ेगा कि नहीं? उसको लगना चाहिए कि उसकी एपरेंट डेप्थ कितनी है, उसकी रियल डेप्थ कितनी है? 6। अरे क्लैरिटी है ना? नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली पहले कहां पर था? 6 पर। पहले कहां पर था? 6 पर। अब तुमने स्लैब डाला, वो कहां आ गया? 4 पे आ गया ना? ऊपर आ गया ना? कितना ऊपर आया? तो क्या इसको ऊपर करना पड़ेगा? यस। कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। हाँ हाँ हाँ। आप फोकस कैसे मैनेज कर लोगे भाई? हाँ कोई बात नहीं, अभी 9:45 है ना, अगली क्लास का टाइम कब है?
तो ये वाले सारे सवाल करके आओगे, एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस हैं इसमें, यहीं से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सब सवाल सब चाहोगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, बनाओगे तो बन जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर।